इस बात का शुक्रिया कि आपने सुबह के टाइम आपने अर्ली इन द मॉर्निंग बीइंग एन अर्ली राइजर आपको मुझे बड़ा खुशी हुई कि जी आप एक पाकिस्तान जब अपना आइन बनाने की कोशिश कर रहा था तो उस वक्त मैं भी दुनिया में आने की कोशिश कर रहा था तो आगे कि जब यूनिवर्सिटी में सब आपको प्यार मोहब्बत हो ही जाता है। तो जिन खातून से प्यार हुआ तो उन्होंने भी यही कहा कि आप तो मोटे हैं जी टिमी जी मेरा फेवरेट था जी वो एक तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान नसीम बटालवी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल का प्रोग्राम कामरान के मेहमान। आज के मेरे मेहमान एक राइटर भी हैं, एक एक्टर भी हैं, एक डायरेक्टर भी हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इसके साथ साथ वो कम्युनिकेशन हेड हैं सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और सुपीरियर यूनिवर्सिटी के, और इसके साथ साथ वो शोबा अबलाग के एक नामवर और माहिर उस्ताद भी हैं। आइए चलते हैं और उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर आपका शुक्रिया कि आपने हमारे लिए कीमती वक्त निकाला। नहीं सर, आपका शुक्रिया। और सबसे पहली बात ये कि इस बात का शुक्रिया कि आपने सुबह के टाइम आपने अर्ली इन द मॉर्निंग बीइंग एन अर्ली राइजर आपको मुझे बड़ा खुशी हुई कि जी आप एक अर्ली राइजर हैं। और आपने जब मुझे कहा कि जी 7 बजे के करीब सुबह मैं आऊँगा तो मैंने कहा अच्छा ये रिकॉर्डिंग वाला कौन सा टाइम होता है, लेकिन ये है कि आई रियली एंजॉयड इट सर। अच्छा है, सुबह सुबह वो एक आपकी एक एनर्जी भी बहुत अच्छी होती है और एक बड़ी पॉजिटिव वाइब्स जो है ना वो सर डिसेमिनेट हो रही होती। सर हसीब साहब अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के अयाम के हवाले से कुछ बताएं। सर पाकिस्तान जब अपना आइन बनाने की कोशिश कर रहा था तो उस वक्त मैं भी दुनिया में आने की कोशिश कर रहा था तो आगे 5 मई 1973 सर आई वाज बॉर्न। और मेरे आने के तकरीबन 3 महीने के बाद या 4 महीने 3 मंथ के बाद पाकिस्तान को आइन मिला। तो इस वजह से मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं ही वो इंसान हूँ कि अगर मैं ना आता तो शायद आइन ना बन रहा था। ऑन अ लाइटर नोट सर वो और बहावलपुर में पैदाइश हुई थी सर। अच्छा। अब्बा मेरे पहले पुलिस सर्विस के साथ थे सर, उसके बाद फिर जेल खाना जात के शोबे से अब्बा मुंसलिक हुए और 81 में अब्बा डेपुटेशन पे आ गए एज डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट LDA। तो हम लोग फैसलाबाद में था, मैं फैसलाबाद से मेरी स्कूलिंग वहाँ से स्टार्ट हुई। अब्बू उस वक्त सुप्रीम जेल फैसलाबाद थे। तो वहाँ से जब हम आए तो यहाँ पर सर सेंट एंथनीज हाई स्कूल पे मेरा स्टार्ट हुआ है 1981 से हमने यहाँ से, और 81 से लेकर अब तक सर इट्स बीन लाहौर थ्रू आउट। तो वो फिर सेंट एंथनीज है सर, उसके बाद फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी है, और पंजाब यूनिवर्सिटी के बाद साथ साथ सर एक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस था जहाँ से मैंने अपना मास्टर्स किया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का। और उसके बाद सर अब्बा ने कहा था कि जी सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है, तो सिविल सर्विसेज में जिस वक्त हुए एलोकेशन नहीं हुई तो वो भी चीज़ें ख़त्म हो गई, वो भी एक चाम जो था वो हो गया ख़त्म। तो उसके बाद सर फिर एक मैंने इंस्पेक्टर पुलिस का इम्तिहान दिया, पब्लिक सर्विस कमीशन का, और एक मैंने लेक्चरर का इम्तिहान दिया। अच्छा। तो दोनों क्लियर किए। तो दोनों में 6 महीने पुलिस के इंस्पेक्टर पुलिस रहा। अच्छा। फिर हाँ जी वो हम लोग थे सर अंडर ट्रेनिंग। तो उसके बाद सिहाला जाना था तो मैं सिहाला नहीं गया था। सो उसकी वजह सर मेरी अम्मा थी, तो मेरी अम्मा ने कहा था कि जी मुझे पुलिस मतलब पसंद नहीं है। अच्छा। और बड़ी बात है कि वालदा के तो लिए मैंने अपनी अम्मा को के कहने पे जी, और मैं रोया बड़ा था सर टू बी वेरी फ्रैंक। अच्छा। तो मैंने अम्मा को कहा कि ये टीचिंग का क्या शुबा होता है, टीचिंग पे क्या होगा, कोई मेरी बात नहीं सुनेगा, कुछ नहीं होगा। तो अम्मा कहती हैं कि यू नीड टू बी एन इंस्पायरेशन फॉर योर स्टूडेंट्स। तो तुम आहिस्ता आहिस्ता खुद अगर ठीक होगे तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ जो हैं वो बिल्कुल सही रहेंगे। तो वो सर किया। और उसके बाद सर फिर I started teaching from गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज झीका गली मरी सर। तो मरी में पढ़ाना शुरू किया। और सर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के साथ आ रहे होते हैं, आपने अंग्रेज़ी अम्मा अम्मा ने सिखाई होती है, और जब आप मरी चले जाते हैं तो मरी जाकर आपको उनकी ज़बान में आपको समझाना पड़ता है। तो वो मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो पढ़ाता था तो वो सब कहते थे कि जी बाबर केम इन 1526। उन्होंने कहा जी वो उनको नहीं समझ आएगा, उनको समझ बाबर 1526 में आया। तो
तो हम उस तरह की और मेरी क्लास में हमेशा वो एंजॉयमेंट रहती थी। तो बच्चे उसके बाद सर फिर अब्बा ने मैंने अब्बा को कहा कि जी प्लीज़ मतलब कोई लाहौर का कोई बंदोबस्त हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो मेरा एक क्लास फेलो था सर जो FC कॉलेज छोड़ के पुलिस में जा रहा था। अच्छा। उसने इम्तिहान दिया था तो वो कहता था कि जी मैंने पुलिस ज्वाइन करनी है, और फिर मैंने वो ही छोड़ कर तो मैं इधर आ रहा था। एक्सचेंज किया? नहीं सर, एक्सचेंज नहीं, मतलब वो डेपुटेशन भी नहीं सर। मैंने तो पुलिस वो वहाँ जहाज़ पे गया है और वहाँ पे जाने के बाद फिर मैंने अप्लाई किया एंड फिर आई गॉट द जॉब देयर। तो वो वहाँ पे जी डॉक्टर रेहान होते थे जी, डॉक्टर रेहान साहब उस वक्त प्रिंसिपल थे FC कॉलेज के। तो वहाँ पे उनके साथ सर मैंने आई स्टार्टेड माय करियर देयर इन लाहौर। और अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे सर, मेरे उर्दू के उस्ताद थे डॉक्टर शबीउल हसन साहब। तो मैं एक दिन हम लोग सारे जी माशाल्लाह सर, वो तो उन्होंने सर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते थे मुझे, तो FC कॉलेज में मुझे मिले तो कहा मियाँ तुम यहाँ कैसे? मैंने कहा सर वो सिलेक्शन हो गई है, मैं भी पढ़ाने लगा हूँ अब। तो कहते हैं अच्छा अब इतना बुरा वक्त आ गया हम पे कि आप पढ़ाएंगे? तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आपकी गाइडेंस में इंशाल्लाह ताला चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी और सर सीख लेंगे। और उसके बाद सर तनख्वाह कम थी, जाहिर बात है नहीं समझ आ रहा था कि क्या किया जाए। तो फिर IELTS का इम्तिहान दिया सर, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम्स का, वो दिया। उसमें सर अच्छे स्कोर आ गया, स्कोर्ड इन 8 बैंड। तो वो उसके बाद से फिर एक मेरे दोस्त थे, उनकी एक एकेडमी थी, तो उन्होंने कहा कि यार तुम यहाँ पे पढ़ा दोगे IELTS? तो मैंने कहा पढ़ाया तो नहीं है मैंने कभी, लेकिन हाँ मैंने अब टेस्ट दिया हुआ है तो मुझे पता है कि कैसे पढ़ाया जाता है, तो मैं कर लूँगा। तो वो फिर सर मैंने IELTS पढ़ाना शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर 2010 तक बहुत ज़्यादा पढ़ाया, लेकिन 2010 के बाद चूँकि मेरी वो एक्टिंग का भी टाइम आ गया या ज़्यादा उसमें से भी ग्रो करना शुरू कर दिया, तो वो ज़्यादातर टाइम जो है सर वो इस तरह निकला। तो वो मैंने तकरीबन कोई 9-10 हज़ार बच्चा IELTS का सर, मैं अभी आप दुनिया के किसी मुल्क में भी जाएंगे तो आपका ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड कहीं भी जाए तो मेरा शागिर्द सर एक तो अब भी 25 साल हो गए सर पढ़ाते हुए, तो इन 25 सालों में भी बहुत शागिर्द हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी मेरी स्टूडेंट फॉलोइंग है। तो वो ये है सर। और उसके बाद इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, ये बताएं मुझे हसीसुब कि आपने भी एक्टिंग का जिक्र किया, तो पढ़ाते पढ़ाते आपने एकदम ट्रैक दूसरा क्यों? नहीं सर, शौक़ एक होता है सर, एक अंग्रेज़ी वाला शौक़ है और दूसरा उर्दू वाला शौक़ है। बहुत से लोग जो हैं वो अपना उर्दू वाले शौक़ में जाते हैं, लेकिन उनको लगता अंग्रेज़ी वाला शौक़ है, क्योंकि पैसे नहीं आ रहे होते उस शौक़ से और चीज़ें नहीं डेवलप हो रही होती, तो इंसान कहता है कि मैं वो शौक़ छोड़ देता हूँ। हमारे साथ भी यही था कि पैसों का कॉन्टेक्स्ट इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो जो पैशन था ना, पैशन कि यार अच्छा चलो कुछ करना है। और मैं सर ज़्यादातर बॉलीवुड देखने वाला बंदा हूँ। अच्छा। मैं हॉलीवुड वाला इतना नहीं हूँ। हॉलीवुड हाँ कोई जो अच्छी कोई मास्टरपीस हो तो मैं ज़रूर देखता हूँ, वरना मेरी सारी जो बचपन है वो बॉलीवुड देखते हुए गुजरा है। और बॉलीवुड को मैंने कहा अच्छा यार अगर ये कर सकते हैं तो ये तो मैं भी कर सकता हूँ, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। तो पढ़ाना शुरू किया। तो सर मेरा दोस्त है ताहिर सईद, उनके भाई ने, छोटे भाई थे उनके, यासिर सईद है, उन्होंने एक ड्रामा बनाया और उन्होंने ड्रामा में उन्होंने कहा कि जी मुझे आपको लेना है, मुझे आप उस पर एक्ट करेंगे। तो मैंने कहा यार मैंने कभी एक्ट नहीं किया है, अच्छा। लेकिन अगर आप मुझे कह रहे हैं तो चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में ड्रामे को एडमिन ज़रूर किया, उसकी प्रोडक्शन ज़रूर की, लेकिन एक्टिंग नहीं की थी पहले। और वो जिस तरह आप इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में था जी मैं, तो मैं हर फेयरवेल पे और हर वेलकम पे मैं अपना कोई स्किट तैयार करके तो मैं बच्चों को, अपने साथ के लोगों को मैं, तो वो हर एवरीबडी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि अच्छा यार आज इस बार हसीब ने क्या करना है, क्या नया लेकर आएगा। तो वो कभी बॉलीवुड के गानों पे डांस कर लेना, कभी मिमिक्री कर लेना, कभी किसी को कुछ कह देना, तो वो सब कुछ मैं सर उसी तरीके से करता रहा। और फिर जब वो किया उसमें मैंने सर गब्बर सिंह का प्ले किया। अच्छा। तो वो उसका नाम था ड्रामे का डेस्पराडो। तो डेस्पराडो में मैं गब्बर सिंह बना और बहुत छोटा सा एक रोल था, लेकिन उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार नहीं ये तो मज़ेदार चीज़ है, अच्छा है। तो फिर आई स्टार्टेड एक्टिंग। और फिर वासे चौधरी ने जब ये जाटन बॉन्ड लिखा था तो उस वक्त फिर वासे ने मुझे कहा कि हसीब भाई
ये मौला जट का रोल जो है ना ये आप करेंगे। तो फिर मैंने वो मौला जट का रोल थिएटर में मैंने किया। फिर हमारे 1 महीने के बाद अहमद अली भट्ट ने मौला जट प्रोड्यूस किया और उसमें एक्ट भी किया इधर अलहमरा में। और फिर मैडम समीना अहमद सर लेकर आई जैट एंड बॉन्ड और हमने इंडस विजन पे उसको प्रोड्यूस किया। तो फिर वो सर 3 साल फिर हमारा स्ट्रेट अवे सिर्फ इंस्पेक्टर खोजी था। आपका वैसे मैंने एक ड्रामा जो ना वो देखा हुआ है जिसमें आप वासिफ चौधरी के साथ पुलिस जी टिम्मी जी वो मेरा फेवरेट था। जी वो एक तो पुलिस में रहने के साथ ना जी आपको बहुत से लोगों की जो पुलिस वाले थे उनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी मिल जाती है। अच्छा हो क्या रहा है या किस तरीके से वो बात करते हैं, किस तरीके से उनके जेस्चर्स होते हैं, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और यूनिफॉर्म भी सर मैंने अपनी सिलवाई हुई थी खुद ही, क्योंकि मोटापा उस वक्त ज़्यादा था। अच्छा। तो उस मोटापे पे मैं किसी और के कपड़े तो पूरे ही नहीं आते थे, तो अपने कपड़े पूरे पहनने पड़ते थे। तो मैंने वो यूनिफॉर्म अपनी रखी हुई थी। तो वो जब होता था कि यूनिफॉर्म पहन के जी तुम पहुंच जाओ, तो मैं वहाँ पे जी मतलब जैट एंड बॉन्ड में भी मेरे इंस्पेक्टर का रोल था। फिर इंस्पेक्टर खोजी में पीटीवी से किया, तो वो भी उसमें भी पुलिस वाला ही बना हुआ था। फिर टिम्मी जी में भी पुलिस वाला कैरेक्टर और वही कॉमेडी उसी तरह ही थी। तो ये कैरेक्टर वो जो पुलिस में आप गए उसका इन्फ्लुएंस जो है ना वो एक्टिंग पे भी रहा। वो एक्टिंग पे भी रहा सर, और वो बड़ा आई रियली एंजॉयड दोस कैरेक्टर्स। तो ये टिम्मी जी के बाद फिर जब उन्होंने कहा कि नहीं कुछ सीरियस एक्ट भी करना चाहिए, फिर आई स्टार्टेड सम सीरियस एक्ट और फिर अब के सीरियस एक्टिंग की तरफ मैं आया। वरना तो सर इट वाज 10 इयर्स ऑफ ओनली कॉमेडी। ठीक है। अच्छा सर ये बताएं कि आप एक हमाजहत शख्सियत हैं, मल्टी डायमेंशनल हैं, आप एक डायरेक्टर भी हैं सर, आप एक एक्टर भी हैं, आप एक राइटर भी हैं, आप एक मोटिवेशन स्पीकर भी हैं और आप एक टीचर भी हैं सर। एक वक्त आप ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर लेते हैं और आप ये समझते हैं कि आप इन तमाम सेगमेंट्स के साथ इंसाफ कर पाते हैं? सर अब लास्ट से ही स्टार्ट करता हूँ। इंसाफ की बात सर जहाँ तक है ना वो ये है कि जितना टाइम आपको मिल रहा होता है आप उस टाइम के अंदर बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप होस्टिंग कर रहे हैं तो उस होस्टिंग में आपके पास शायद प्रेपरेशन का टाइम कम मिल रहा होता है बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट्स। सो आप कहते हैं कि यार अच्छा मैं कुछ थोड़ा सा पहले प्रिपरेशन कर लूँ, थोड़ा सा प्रिपेयर करके और फिर आगे आऊँ। तो जब स्टार्ट किया था ये काम तो सर उसके ऊपर टाइम ज़्यादा लगता था, लेकिन अब टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगता। अब आई थिंक कि वो एक्सपीरियंस होने के साथ साथ आपको उन चीज़ों का पता लग जाता है कि अच्छा यार दिस इज़ व्हाट वी हैव, मैनेजेबल। और सर हर जगह पे लोगों ने ये कहा कि ये नहीं कर सकते। अच्छा। मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी जो इनके साथ था, उन्होंने कहा कि यार मतलब आप बहुत मोटे हैं तो इस वजह से आप टीवी पे तो नहीं आ सकते। तो मैं कहा अच्छा यार चले कॉमेडी तो कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। यानी कि आपने अपना मोरल जो है वो लूज़ नहीं। आप तो सर आप इस तरह भी था कि जब यूनिवर्सिटी में सब आपको माशाल्लाह प्यार मोहब्बत हो ही जाता है सर। तो जिन खातून से प्यार हुआ तो उन्होंने भी यही कहा कि आप तो मोटे हैं। तो मैंने कहा अच्छा क्या मोटों का दिल नहीं होता? बल्कि उनका ज़्यादा होता है। तो मैंने कहा उनका ज़्यादा होता है। तो वो उस तरह से हर जगह पे वो एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर था। लेकिन अम्मा ये बात कहा करती थी कि आपकी अगर कोई भी वीकनेस है तो आपकी दूसरी पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि लोगों को आपकी वीकनेस नज़र ही ना आए। तो उस लिहाज से जस्ट एज ए टीचर देन आई स्टार्टेड, तो मैंने कहा अच्छा यार लोग ऐसे पढ़ाते हैं, मुझे ऐसे पढ़ाना है। ठीक है। जब आपने राइटिंग की तो मैंने कहा अच्छा यार, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ा हुआ था सर मैं, तो मैंने कहा अच्छा यार जो एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से इंसान लेके चलता है वो कहानी ज़्यादा मज़ेदार होती है कि आप कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ कहानी डेवलप करते हैं तो वो अच्छा लगता है। तो वो उस तरह करना शुरू कर दिया। उसके बाद सर एक शख्सियत है मेरे अब्बा के अलावा जो मैं हमेशा उनको आई ऑलवेज अडोर दैट पर्सनालिटी। और वो पर्सनालिटी इस वजह से सर कि उन्होंने बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने कहा सर मैं नहीं कर सकूँगा, लेकिन इस सेट के नहीं खान जी आप कर लेंगे। ठीक है। चौधरी अब्दुल रहमान साहब हैं, प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान सुपीरियर ग्रुप के चेयरमैन हैं। तो हमारी सर एसोसिएशन सर के साथ इट्स बीन ऑलमोस्ट अबाउट 20 ईयर्स नाउ। और इस 20 ईयर्स में ही थॉट दैट आई कुड डू ऑल दीज थिंग्स एंड आई डिड इट फॉर हिम। मैंने सर के लिए वो प्यार था, मतलब आई रियली अडोर, आई रियली लव चौधरी अब्दुल रहमान साहब। सो मुझे वो कंसिड्रेशन आई कि अगर सर कह रहे हैं कि यार ये मैं कर सकता हूँ तो
I'll do it। तो हाँ, उनकी गाइडेंस बहुत थी और वो हर वक्त ही आकर ये कहते थे हाँ जी ऐसे नहीं ऐसे कर लें। और सर आर्टिस्ट आदमी होता है ना, तो आर्टिस्ट आदमी बड़ा खलंडरा होता है, टाइम का नहीं पता होता, चीज़ें नहीं होती, तो वो जो सब चीज़ मैनेज कराई, जो सही एक जेंटलमैन वाला कॉन्टेक्स्ट बनाया वो रहमान साहब ने बनाया। तो वो सर आपने एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी है, आपने डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, आपने लिखना कैसे है। एक होता है सर आपको खुद तो सब कुछ आ रहा होता है, लेकिन वो बता देंगे यार ये स्किल्स को पॉलिश करने वालों में मैं आई ऑलवेज टेक रहमान साहब्स नेम। व्हाई? फॉर द रीजंस बिकॉज देयर इज ओनली टू पर्सनालिटीज दैट आई हैव ऑलवेज अडोर्ड, एंड दैट वन इज़ माय फादर एंड वन इज़ रहमान साहब। सो वो मेरे लिए सर वो बहुत इंपॉर्टेंट। और ऑन अ लाइटर नोट, खैर जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ सर, सो अब्दुल रहमान साहब मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि अब दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जो खान जी आपको डांट सकता है, वो मैं हूँ। अब आप देखें कि वो उनकी ओनरशिप कितनी थी, वरना कोई उनकी एफिलिएशन, उनका प्यार कितना था कि उन्होंने एक बात ये कही कि यार अब मैं हूँ। अब उन्होंने एक तरह से वो बड़ा बन के उन्होंने कहा कि रियलाइज कराया कि अब मैं तुम्हारा बड़ा हूँ और तुम्हारे साथ। और ये बड़ी सपोर्टिव चीज, बहुत सपोर्टिव सर, कि आपको उसी लम्हे जो ना बता दिया कि अब तुमने घबराना नहीं, मैं मौजूद हूं, आई एम देयर फॉर यू। तो वो सर उनकी वजह से ना, और सर हम वो बात हमेशा करते हैं कि यार आपने काम करना होता है, तो काम करने के बाद आपकी दो ही बातें होती हैं, या हम जीत जाते हैं या हम सीख जाते हैं। तो हमारे लिए वो है कि जी चले जी, अगर जीते नहीं है तो सीख गए, तो वो सीखने के साथ हमें वो लगता है। तो मेरी सर ये जो पूरी जितनी डाइवर्सिफिकेशन है, ये डाइवर्सिफिकेशन मेरी इस वजह से भी है कि मैंने उस वक्त जो काम किया फिर वो बाकी सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। मैंने कहा यार ये फोकस है, इस पे करते। और एक सर वो भी आता है ना कि जब आप पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं तो इट्स ऑलवेज अबाउट अ पर्सोना। अब पर्सोना इज़ अ मास्क दैट यू वेयर। अब 5 डिफरेंट मास्क हैं जो मैं वेयर करूँ, तो वो 5 डिफरेंट मास्क मुझे उसी स्पेसिफिक जगह पे वेयर करने हैं तो काम बनेगा। अगर मैं ये वाला मास्क जो एज अ टीचर वाला मास्क मैं उठा के एज अ जिस तरह कहूँ कि एज अ राइटर वाले उस पर ले जाऊँगा, चल तो जाएगा, लेकिन वो जो इम्पैक्ट है वो क्रिएट नहीं होगा। जैसे कि आजकल आपको बहुत से ऐसे राइटर्स भी मिलते हैं और डायरेक्टर भी मिलते हैं कि एक छाप ज़रूर लगी होती है। ये बिल्कुल ऐसी। अच्छा सीफ साहब, आप पाकिस्तानी ड्रामा को किस निगाह से देखते हैं? सर बहुत चेंजेस हैं पाकिस्तानी ड्रामा। अगर आप पीटीवी के टाइम का देखें तो पीटीवी के टाइम पे तो सारी बात है कि मतलब द मास्टरपीसेस वर देयर, लेकिन अभी भी थिंग्स आर गोइंग गुड, अच्छा है। लेकिन एक चीज़ है सर कि जब आपका आर्ट जो है वो बिज़नेस बन जाता है तो इसमें फिर वो जो एलिमेंट है ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एलिमेंट ऑफ ऑल द अदर थिंग्स वो आ जाती हैं, और उसमें फिर वो टाइम कंस्ट्रेंट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। पहले जब आप पीटीवी की टाइम पे बात करते हैं तो वो आप 2-2 दिन 3-3 दिन 5-5 दिन भी ड्रामा चल रहा होता था, तो लोग बहुत एक्साइटेड होकर वो चीज़ें करते थे और उसकी रिहर्सल्स भी होती थी। अब जो सबसे प्रॉब्लम है वो ये है कि वो रिहर्सल वाला टाइम जो है ना वो ख़त्म हो गया सर। तो अब रिहर्सल्स की जगह पे आप आते हैं, आप डायलॉग पढ़ते हैं और आप खड़क बोलने लग जाते हैं। तो वो हम अब वो जो चेंज है वो है थोड़ा सा, लेकिन वी नीड टू अडेप्ट। हमें दुनिया के साथ ही अडेप्ट होना है और अपनी जो एक्सेलेंस है उसको उसी तरह ही दिखाना है। वो जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया था, कम टाइम के अंदर आपको ज़्यादा परफॉर्म करके देना है। तो इस रश जो हमारा रशी एटीट्यूड है, इसकी वजह से क्या जो क्वालिटी एक्टर्स हैं उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है? सर एक्टर्स होते हैं, उनके साथ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर उनको प्रिपेयर करवा के चीज़ें कर दी जाएँ तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं। जी देखें, अगर देखें एक्टर्स को हमेशा कहा जाता है कि दे आर ऑलवेज डायरेक्टर्स एक्टर्स, कि अगर डायरेक्टर को कुछ चीज़ अच्छी लगी हम तो हर तरह की चीज़ उठा के दे देंगे एक्सप्रेशन, लेकिन उनको कौन सा एक्सप्रेशन अच्छा लगता है ये डायरेक्टर का काम है। तो डायरेक्टर उनको किस तरीके से देखते हैं, क्या करते हैं, उन्होंने किस तरह का एक्सप्रेशन चाहिए, किस तरह का हमने जो एक्सेंट में बोला हुआ है वो कैसा चाहिए, हमने उसको सही तरीके से फ्लो में बोला है, डायलॉग के नहीं बोला, वो सब कुछ डायरेक्टर साहब के देखने का है। ठीक है। असीस साहब ये बताएं कि पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री क्या अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर चुकी है? अगर नहीं कर चुकी तो ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? सर एक कल्चरल वॉर है जो पूरी दुनिया में चल रही है, और आपने कोई भी मैसेज देना होता है तो वो अपनी फिल्म्स के थ्रू आप मैसेज देते हैं। आप हॉलीवुड को देख लें, आप बॉलीवुड को देख लें, आप हर जगह हर तरह का आप सिनेमा देख लें, तो उन्होंने अगर अपना कोई मैसेज अक्रॉस द बोर्ड देना होगा तो वो फिल्म के थ्रू ही होता है।
अब हमारे साथ यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जी अभी तक वो हमारे जो सिनेमा गोर्स हैं वो नहीं बने, कम है। तो हमें पहले तो वो उनको सिनेमा की तरफ लेकर आना है सबको, और उनपे से हमारी फिल्में बननी चाहिए। अब हमारी फिल्में सर बनती हैं ईद उल अज़हा और ईद उल फितर के लिए, कि 5-5 6-6, अब अल्लाह का शुक्र है कि जी कम से कम कुछ ना कुछ तो होता है यहाँ पे कि हम दूसरे मुल्क की फ़िल्म नहीं यहाँ लगा रहे होते, हमारे अपने मुल्क की फ़िल्म जो है वो यहाँ पे लग रही होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिल्म मेकर्स बनते जाएंगे, आते जाएंगे। हमारा यहाँ पे सर जो राइटर्स हैं, राइटर्स ने राइटर्स को मेंटोर नहीं किया, डायरेक्टर्स ने डायरेक्टर्स को मेंटोर नहीं किया जो आने वाले हैं, तो उन्होंने अपनी लेगेसी नहीं कोई क्रिएट की। जब अगर आप अपनी लेगेसी क्रिएट, अब बड़े बड़े ज़बरदस्त नाम है सर, बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, लेकिन वो सिखा नहीं सक रहे। देखिए उनकी अपना इंटेलेक्ट, अपना स्किल सेट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिखाना कैसे है वो चीज़ नहीं है। और इंस्टीट्यूशनल बेस जो है ना वर्क नहीं हो अच्छा सर, और अगर आप देखें कि अगर आप कॉलेजेस की तरफ आ जाएं, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ आ जाएं, तो वहाँ पे वो थ्योरी पढ़ाई जा रही है, वहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं हो रहा। अब वहाँ पे जो साहब अगर फिल्म स्टूडियो है या फिल्म इंस्टीट्यूट है, अगर वहाँ पे कोई टीचर जो है वो फिल्म पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में फ़िल्म बनाई नहीं है। अच्छा तो अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में फ़िल्म नहीं बनाई, या उन्होंने कोई शॉर्ट फिल्म या 1 मिनट की फिल्म भी नहीं बनाई है, या उसमें एक्ट नहीं किया है, या उसमें आर्ट डायरेक्शन नहीं दिया है, या उसमें एडिटिंग नहीं किया है, तो इसका मतलब है दे आर नॉट पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। जो पर्टिकुलर फिनलिटी है उसका पार्ट नहीं है वो। तो वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को मोटिवेट ज़रूर कर सकते हैं टू बी फिल्म मेकर्स, लेकिन आप फिल्म बनानी कैसे है वो फिर आप इंस्पायर, तो वो इंस्पायरेशन, वो कहते हैं ना जी, वो काम करके ही आप इंस्पायर करते हैं। मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी कमी है हमारे, और हमें एक ऐसे फिल्म इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है जो कि जो प्रैक्टिकल हैं, जहाँ पे लोग वो आए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई डायरेक्टर आए हैं और डायरेक्टर अपना काम कर रहे हैं, तो उस डायरेक्टर को आपने सिर्फ देखते देखते उनसे सीखना है, और उसके बाद वो नोट करके उनसे कहना सर ये क्यों कर रहे थे आप, ये क्यों कर रहे थे, ये क्यों हो रहा था। तो वो तमाम चीज़ें मेरा ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दे दे, तो आई थिंक थिंग्स वुड गेट मच ईजियर एंड मच बेटर। अच्छा, आप ये समझते हैं जी, करें स्टार्ट? ठीक है। अच्छा, आप क्या ये समझते हैं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो है वो लॉबीज़म का शिकार है? नहीं सर, देखें हर जगह पे हर डायरेक्टर्स, हर प्रोडक्शन टीम कुछ लोगों के साथ कंफर्टेबल होती है, ठीक है, और वो उनके साथ रह रहे होते हैं, तो उनको उसी तरह के कैरेक्टर्स में वही लोग नज़र आते हैं। ठीक है, ठीक है, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि अगर हो भी जाता है तो वो आपको सारे हमारे जो एक्टर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें से कोई आपको इस तरह नहीं लगता कि यार उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया किसी ने। तो मैं वो लॉबी का कॉन्टेक्स्ट तो नहीं कहूँगा, मतलब वो ये है कि उनको अपने अपने ही सारे नज़र आ रहे होते हैं जो आसपास होते हैं, तो वो उनसे एक फ़िल्म बन जाती है। तो वो ये है कि अगर आप उनका ऑडिशन करें और चीज़ें बनाएं, तो वो इट इज़ मोर टाइम टेकिंग। तो वो कहते हैं अच्छा यार ये कैरेक्टर्स हैं, इन कैरेक्टर्स में ये 4 लोग हैं, इन 4 लोगों को देखा हुआ है, इनमें से कौन अवेलेबल है, तो अवेलेबल के साथ भी आप उनमें से काम भी कर लेते हैं। तो लॉबिंग का मुझे सर वैसे पर्सनली स्पीकिंग इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर होता तो मैं ज़रूर आपको कुछ इसके बारे में बात बताता, लेकिन आई थिंक के नहीं है सर। ठीक है। अच्छा हसीब साहब, आप पाकिस्तानी थिएटर को, चूँकि थिएटर जो है ना एक नर्सरी होती है एक्टिंग के लिए जी, और थिएटर को आप किस हैसियत से देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर थिएटर की बेहतरी की अभी भी गुंजाइश है, और क्या ये अगर नहीं है तो क्या ये दुरुस्त काम हो रहा है यहाँ सर? पर? एक थिएटर जो जिस तरह ठाकुर भाई कर रहे हैं या नसीम बिकी भाई हैं, बाकी सारे लोग हैं वो कर रहे हैं, अच्छा है सर। मतलब लोग हर तरह का थिएटर देखते हैं, और वो थिएटर आप देखें, आप जाते हैं और आप जाकर अपने आप को इतने काम के बाद आप रिलैक्स होना चाहते हैं, वो जुगते सुन के, वो उनके लतीफ़े सुन के एवरीबडी गेट्स मतलब रिलैक्स, तो इट्स ओके। एक सर इसके साथ एक और जो पैरेलल होता है आपका एक थिएटर जो कि आपके स्कूल और कॉलेजेस में होता है। अब आपका जो स्कूल और कॉलेजेस का जो थिएटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको फ्लरिश करें। आर्टिस्टिक थिएटर जिसे आर्टिस्टिक भी कह सकते हैं सर, वो जिस तरह का मर्जी करें। ठीक है, थिएटर का कॉन्टेक्स्ट नहीं है सर, वो जैसा मर्जी जो उनको अच्छा लगता है वो करें। अब उससे कम से कम एक सर आपको चाह तो आएगी ना कोई काम करने की। वो कहते हैं ना, व्हेन यू वांट टू चेंज द सिस्टम यू शुड बी इन द सिस्टम टू चेंज इट। तो आप उस सिस्टम का हिस्सा तो बनते हैं, और आप उसके बाद उसकी प्रॉब्लम्स देखते हैं, आप आते हैं। अब हमारे साथ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं सर
कि हम अगर अलहमरा में हम थिएटर कर रहे हैं तो हम अलहमरा में जब हमें थिएटर दिया भी जाता है तो वो कहते हैं कि जी आप ठीक है आप कर लें, लेकिन जो आपका सेट है आप ये सेट नहीं हटाएंगे क्योंकि इसके शाम को 7 बजे हमारा जो अपना कमर्शियल प्ले है वो होना चलना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो आप उसके लिए आप देखें, उस वजह से हम वो जो हमारा सेट है वो नहीं लगता बिल्कुल। तो हम उस सेट की वजह से हम कहते हैं कि अच्छा यार वो एक फील। लेकिन ज़िया मोइनुद्दीन साहब मोस्ट ऑफ द टाइम ये बात कहते हैं कि जी लाइट के साथ आपको खेलना चाहिए, आपको प्रॉप्स नहीं होनी चाहिए और आप उस तरह, तो हम उस तरह के टीचर्स को आप वो काम देंगे तो शायद आपका बनेगा ना। सर आपने लगा हुआ है कॉलेज और स्कूल्स के अंदर कि जी सिर्फ और सिर्फ साइंस इज़ दैट पर्टिकुलर थिंग कि जी जिसको बच्चा बताएगा और बच्चा कहेगा कि जी मैं दुनिया में बड़ा काम कर दी। तो हर बंदे का एक अपना ज़हन होता है, हर बच्चे का, हर बच्चे ने अपने तरीके से चीज़ें चलानी है। आप तो आर्टिस्टिक है, अगर कोई आर्ट को फ्लरिश कर रहा है तो आप बनिस्बत इसका कि उसको ये कहने के कि नहीं इससे कमाओगे क्या और खाओगे क्या, इससे बेहतर है कि आप उसको कम से कम करने दें। और जब वो दिल से काम करेगा तो सर उसमें इनोवेशन भी आएगी, उसमें क्रिएटिविटी भी आएगी, जो हमें हमारे बंदों को समझ नहीं आती। लेकिन ये आपने खुद ही इसकी बात की कि कमाओगे क्या खाओगे क्या। पाकिस्तान के अंदर बहुत से आर्टिस्ट देखे हैं जो उनके आखिरी अयाम जो है इंतहाई मुफलिसी और गुर्बत में गुजरे हैं। तो ऐसे आर्टिस्ट के लिए जो कि अपने पीक के ऊपर भरपूर जो है ना वो कमा भी रहे होते हैं और बड़ा कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन जो रेस्ट लाइफ होती है उसके अंदर जो है ना वो सर्वाइव नहीं कर पाते। सर ये डिलेमा है सर। देखें अल्लाह ताला ने हर एक को रिस्क दिया हुआ है जी, और हर एक का अपना रिस्क है ज़िंदगी का कि उन्होंने क्या अपनी ज़िंदगी में कमाना है और किस तरीके से खाना है। एक तरह का माइंडसेट जो यहाँ पे एशियन माइंडसेट है वो ये है कि जी अपनी औलाद के लिए आप बहुत कुछ छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। मेरे वालिद साहब कहते थे कि जी औलाद के लिए अगर लायक होगी तो और बना लेगी, अगर नलायक होएगी तो वो भी ख़त्म कर देगी जेड़ा बने हैं। तो ठीक है जी। सो आपके लिए आपने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, आपने अपने बच्चों को कितना पढ़ाया, आपके बच्चे कितने स्किलफुल हैं, आपके अपने काम अपने पैरों पे खड़े हैं, तो ये वो कंसिड्रेशन है सर जो कि आपको देखनी चाहिए। देखिए अगर खुदा ना खास्ता कोई एक ऐसी आपके कोई सर मर्ज़ आपको ऐसे लाहक हो गया है या जिसमें आप का पैसे सारे चले गए हैं या कुछ है, वो अल्लाह ताला सिर्फ उससे दुआ ही है कि सर अल्लाह ताला इस अंजाम से बचाए। लेकिन आपका ज़िंदगी की जो इसी चीज़ है वो हाइज़ एंड लोज़ हैं, तो वो ज़िंदगी के हाइज़ एंड लोज़ इसी तरह ही आते हैं सर। लेकिन मुझे ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो हम अपनी गवर्नमेंट को करते हैं कि खुदारा इन लोगों को समझें कि ये आपका एसेट है। देखिए हर कोई इंसान कहीं भी कोई काम कर रहा है तो वो इम्पॉर्टेंट है, बेशक वो टीचर है, बेशक वो कोई सिविल सर्वेंट है, बेशक वो कोई फ़ौजी है, बेशक वो कोई भी हैं। हम कहते हैं ना एट पार, हम सबको एक ही तरह इक्वल देखें कि यार अगर इसका भी पाकिस्तान के लिए कुछ भी इसने किया है, कंट्रीब्यूशन है, तो हम इकट्ठे, ये नहीं होना चाहिए कि एक कंट्रीब्यूशन तो यहाँ पे है और दूसरे कंट्रीब्यूशन को हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं और हमारे मुताबिक वो कंट्रीब्यूशन ठीक नहीं है, लेकिन दुनिया के मुताबिक वो जो नीचे वाला कंट्रीब्यूशन है कि यार ये बड़ा इंसान। तो हम किसी को जज नहीं करते ऑन द बेसिस, लेकिन प्लीज़ रिस्पेक्ट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल सेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और वही है कि सर अगर अल्लाह ताला ने कोई इम्तिहान है तो उसके ऊपर तो इंसान कुछ नहीं कह सकता, उसके ऊपर तो इंसान यही कहता है कि वरना हर बाप ये चाहता है सर कि मेरी औलाद खुश रहे, मेरी औलाद सुकून में रहे मेरे बाद, और मैं इतना कर जाऊं कि मेरी औलाद को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये सब आर्टिस्ट भी, मेरा ख्याल है कि यही सब कुछ ही, आर्टिस्ट भी यही सब कुछ ही सोच के जाते हैं। लेकिन औलाद किस तरीके से लेके चलती है या किस तरीके से परसीव करती है या किस तरीके से अब्बा को लेके चल रही होती है या अम्मा को लेके चल रही होती है, वो है सर क्वेश्चन। ठीक है।